हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग एसएससी सीजीएल पोस्ट के बारे में जो एक सीरीज़ हम लोग चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कई सारी पोस्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको कई पोस्ट के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में आप सभी को पता होगा। ठीक है, सभी ने सुन रखा होगा। एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है जो सीबीईसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे सीबीडीटी के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आता है, वैसे ही एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता है वो सीबीईसी के अंदर आता है। और इसी के अंदर टीए भी आता है, टैक्स असिस्टेंट, जो 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। और एक्साइज इंस्पेक्टर जो होती है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। ठीक है, और आपको पता होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर में अंडर में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आती हैं और 2019 में भी इसके अंडर में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो ये पोस्ट जो होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना चाहिए कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, तो आज इस पोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर मेरे चैनल में जितने भी वीडियोज़ पड़े उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एक एक करके देखिए हम लोग पॉइंट को क्लियर करेंगे, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें जो हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बात करता हूं। तो आप सभी को पता है कि कोई भी आपको सीजीएल की अगर पोस्ट निकालनी हो तो सबसे पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद टीयर 2 क्वालिफाई करना हो, जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैथ और इंग्लिश। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा इसमें पेपर 4 मतलब टीयर 2 में 4 पेपर होते हैं, जिसमें ये 2 पेपर हैं। एक पेपर आपका अकाउंटिंग का भी होता है, थर्ड पेपर, तो जो डबल ए के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। चौथा होता है स्टैट्स का, या चौथा अकाउंटिंग का होता है, थर्ड जेएसओ मतलब स्टैट्स का होता है। तो अगर आप जेएसओ और एसआई इन्वेस्टिगेटर, जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट आई थी, उसके लिए आपको स्टैट्स का पेपर देना होता है। अगर इन 2 पोस्ट के बारे में आपको तैयारी नहीं करनी है तो केवल आपको इतना प्रोसेस देना होता है, टीयर 1 टीयर 2। आप सभी को पता है कि टीयर 3 सभी को देना होता है, जो डिस्क्रिप्टिव का होता है 100 नंबर का। ठीक है, ये वाला 200 मतलब ये 400 का होता है और ये वाला 200 का होता है, तो 700 नंबर आपके टोटल हो गए। और अगर आप इनमें से कोई भी एक पेपर दे रहे हो तो 200 नंबर यहाँ भी ऐड हो जाएंगे, तो 900 नंबर का पेपर आपका हो जाता है। अब देखिए बात आती है कि एक्साइज इंस्पेक्टर में टीयर 4 में आपका डीवी के साथ साथ इसमें सीपीटी भी होता है। ठीक है, सीपीटी भी एक्साइज इंस्पेक्टर में कंपलसरी है। और एक चीज़ मैं यहीं पर बता देता हूँ कि कलर ब्लाइंड स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। एक्साइज इंस्पेक्टर में कलर ब्लाइंड स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है मेरी तरीके, तो आप इस पोस्ट को नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब बात आती है सीपीटी में। तो सीपीटी में सभी को पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जिसमें 2000 की डिप्रेशन आते हैं। ठीक है, जिसको आपको 15 मिनट में करना होता है, तो बहुत ही प्यार से हो जाता है। अगर आप एक उंगली से भी ऐसे ऐसे करके टाइपिंग करते हो तब भी ये कई लोग कर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत एक तरीके से कम स्पीड मांगी जाती है। 27 के अप्रॉक्स में स्पीड मांगी जाती है और एलडीसी में आपकी 35 के अप्रॉक्स मांगी जाती है। तो ये वाली टाइपिंग आप आराम से कर सकते हो। और जब इसको आप पास कर लोगे, इसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये केवल आपका पासिंग होता है। तो अगर आप इसे पास कर लोगे तभी आपके ये दोनों चेक किए जाते हैं। अगर आप ये नहीं पास कर पाए तो फिर आपका सीपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रेडशीट आपको एक बनानी होती है जो एमएस एक्सेल के अंतर्गत में आती है। यहाँ पे आपको बनाना होता है स्लाइड्स बनानी होती हैं, जो किसके अंदर आती है, एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत आती है। तो बहुत ही सिंपल होता है ये। अगर आपने 5 से 6 दिन भी अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिया इसको, तो आप आसानी से सीपीटी को क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, पीएसटी और पीईटी भी होता है, जिसमें आपका मेडिकल बाद में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हाइट आपकी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले किसी भी पोस्ट को ड्रीम जॉब बनाने के लिए आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना होता है। नहीं तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में इस पोस्ट को मान लीजिए भर देते हो और आपके मार्क्स आके इसी पोस्ट पर रुक जाए, मान लो आपको ये पोस्ट मिल जाए, और फिर अगर आप इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसीलिए आप इस पोस्ट को जब भी भरो अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, तो आप इन चीज़ों को देख लो कि क्या आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए या नहीं हो। ठीक है, तो चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर आना चाहिए, फुल्ली एक्सपेंड विद अ मिनिमम एक्सपेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, हाइट रिलैक्सिबल 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ, अगर आप गढ़वाली हो, असम हो, गोरखा हो या मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब हो, तो आपकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर भी कम हो सकती है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में देखिए क्या होता है, आपको 1600 मीटर दौड़ना होता है 15
वॉकिंग करना होता है, इवन दौड़ना नहीं होता है। 15 मिनट बहुत होते हैं 1600 मीटर के लिए। तो आप पर बस ये चेक किया जाता है कि आप थोड़ा बहुत फिट होने चाहिए, ठीक है। तो और साइकिलिंग आपको करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, तो ये भी अच्छी है, मतलब इसके लिए आपको फिट तो होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए फीमेल्स के लिए क्या इसमें है, हाइट आपकी 152 होनी चाहिए, 48 केजी आपका वजन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हाइट आपकी जो है 2.5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है अगर आप, और वेट जो है 2 केजी अगर आप गोरखा, गढ़वाली, असम या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में देखिए 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में दौड़ना होता है और साइकिलिंग आपको 3 किलोमीटर करनी होती है 25 मिनट में। तो ये काफ़ी कम है, अगर आप थोड़ा सा भी फिट है तो आप आसानी से इन चीज़ों को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम लोग और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो CBEC होता है, ठीक है। CBEC सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है। अब एक्साइज एंड कस्टम का मतलब क्या है कि इसमें 2 डिपार्टमेंट होते हैं, कि एक्साइज डिपार्टमेंट अलग होता है, कस्टम डिपार्टमेंट अलग होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, कुछ जोन्स में जो कुछ डिवीजन्स हैं वहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों एक ही में होते हैं, ठीक है। अगर आप कई सारे वीडियोस यूट्यूब के देखोगे तो उन्होंने बता रखा है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो एक्साइज में नहीं है, बट जब आप बहुत सारे लोगों को देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि या तो आपका एक्साइज डिपार्टमेंट में होता है या आपका कस्टम डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। कुछ जगह पे दोनों डिपार्टमेंट एक ही में है, तो वहाँ पर सिंपल सी बात है कि एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट एक ही होगा, तो वहाँ पे आपका एक ही जगह पे होगा, ठीक है। और कुछ जोन्स में क्या होता है, अलग अलग, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग है और आपका जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो अलग है, ठीक है। अब CBEC में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको एक तरीके से इन चीज़ों में आप रहते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस की आप रिकवरी करते हो या आप चेक करते हो कि सही टाइम पे रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, या लोग जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ घपलेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को आपको चेक करना होता है। इसके अंदर में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जब आप पोस्टिंग आपकी होगी तब आप कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सर्विस टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, इंटरटेनमेंट टैक्स आता है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स आता है, सेल्स टैक्स आता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, ठीक है, और GST के अंतर्गत आजकल ये आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब अंदर जाओगे तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो वो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इसमें आपको 3 स्टार की एक यूनिफॉर्म मिलती है जो कि आपको पहन के ऑफिस में जाना होता है, ठीक है। एक का दिन की बात अलग है कि आप नहीं गए, बट आप जब भी आप काम पे जाओगे, जैसा कि मैंने सुना है, ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट में एक बंदा एक्सपेक्टर लगा था, मैंने उसका खुद वीडियो देखा है पूरा, और उन्होंने बताया है कि ये जो आपकी यूनिफॉर्म होती है ये कंपलसरी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जॉब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये ग्रुप बी की जॉब है, जैसा कि सारी 4600 ग्रेड पे की जॉब ग्रुप बी की जॉब है, ठीक है। इसमें आपको यूनिफॉर्म मिलती है तो कहीं ना कहीं आपकी सोशल रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी होती है, आपके कनेक्शंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे जैसे प्रमोशंस आपके होते हैं तो आपके जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, इन्फ्लुएंस आपका बहुत प्यारा होता है इस जॉब में, ठीक है। ऊपर से आप लोग खुद देखते हो इस चीज़ को कि कट ऑफ भी इसका कई जॉब के कंपेयर में, अगर मैं केवल UR कैटेगरी की बात करूं और अदर कैटेगरीज़ के लिए भी, कि आपका जो कट ऑफ होता है इस जॉब का इतना ज़्यादा नहीं जाता है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इवन 2019 में भी इसमें बहुत वैकेंसी हैं। तो अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, वो भी एक इंस्पेक्टर है CBDT डिपार्टमेंट में, और मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो देखिए ये पोस्ट अच्छी है इनकम टैक्स की, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट भी इतनी कम नहीं है इससे, लेकिन कट ऑफ बहुत कम जाता है, 30 से 35 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो आपके मार्क्स अगर उस मान लीजिए इतने प्यारे नहीं आ पाए हैं कि आपको इंस्पेक्टर बनना था और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बन पाए हो, तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो, ठीक है। 2019 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अगर आपके प्री में 160 तक मार्क्स भी रह गए हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाकर एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को आराम से ले सकते हो, अगर आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो 3 स्टार की, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए ग्रुप बी की जॉब होती है। अब इसमें 2 टाइप की जॉब होती हैं जो कि लगभग इंस्पेक्टर की पोस्ट में होती हैं, कि एक डेस्क जॉब होती है। तो डेस्क जॉब में आपका क्या रहता है, आपको जो रिटर्न्स आते हैं, ठीक है, वो सही समय पर हो रहे हैं, डेडलाइन से पहले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन सब की आपको वर्क, एक तरीके से आपका क्या होता है कि इसमें फाइल वर्क वगैरह होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए वर्कलोड इंक्रीज़ भी हो जाता है जब लास्ट टाइम पर, एक तरीके से जब रिटर्न्स की डेडलाइन ख़त्म होने वाली होती है, तब उस टाइम पर लास्ट में जाके बिल्कुल मंथ में थोड़ा सा वर्कलोड इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तभी ये कहा भी जाता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर के साथ में कहीं ना कहीं पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए हो तो फिर आप UPSC के लिए प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो फिर आप इस जॉब को नहीं लेते हैं, मोस्टली लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको केवल SSC में बेस्ट जॉब लेनी है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले सकते हो, ठीक है।
अगर आपके मार्क्स कम है तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आपको पीसीएस और आईएएस के लिए तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं ये जॉब बेस्ट नहीं कही जाती है, ठीक है। बाकी लोग वो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, 24/7 की जॉब होती है, आपको कभी भी बुला सकते हैं रेट्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो इसीलिए जिनको आईएएस पीएसएस तैयारी करनी है तो वो अलग जॉब्स के लिए जाएँ, वो सीएसएस के लिए जाएँ या एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन एएफएचयू के लिए जा सकते हैं अगर उनके मार्क्स वहाँ पे मतलब आ रहे हैं तो, ठीक है। इतना समझ में आया आपका। तो ये डेस्क जॉब हो गया आपका। सेकंड कौन सा आपका होता है? आपका होता है एक तरीके से सेकंड कौन सा होता है आपका? फील्ड जॉब होता है, ठीक है। फील्ड जॉब में देखिए क्या होता है, फील्ड जॉब में रेड असिस्ट करते हो आप। क्या करते हो? रेट्स वगैरह के लिए जाते हो, ठीक है। रेट्स के लिए जाते हो या चेक करने के लिए जाते हो कि चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ठीक है। अब आप कस्टम डिपार्टमेंट में हो तो भी आपको एक तरीके से जो वैसे मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, पोर्ट में आपको नौकरी मिलती है कि जो भी सामान इंडिया में इलीगल है, कहीं वो बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है, या जो सामान लीगल भी है वो बाहर जा रहा है या बाहर का सामान आपके इंडिया में आ रहा है, तो आप ये चेक करते हो कि उस पर टैक्सेस जो है वो सही तरीके से सब कुछ क्लियर है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है टैक्स चोरी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को आप इसमें फील्ड जॉब में करते हो, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्रीज़, रेस्टोरेंट और आप कैटरिंग और आईटी कंपनीज़ में भी देखते हो जाके कि टैक्सेस जो हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सही टाइम पे जमा हो रहे हैं नहीं हो रहे। आप जो भी गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है उसमें आप सर्टिफाई करते हो उस चीज़ को, और आप अगर कुछ गलत पाते हो तो आप सील भी उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। आप आए दिन पढ़ते रहते होगे, अगर आप इंग्लिश अखबार पढ़ते हो या हिंदी अखबार पढ़ते हो तो दोनों में ही आता रहता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्साइज की टीम ने यहाँ पर ये काम किया, यहाँ पर ये सील किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग की, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हर चीज़ की बात करेंगे। ट्रेनिंग में देखिए जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो 8 वीक्स की होती है, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से कंप्लीट कराई जाती है। और ट्रेनिंग इसमें एक जगह पर नहीं होती है, ट्रेनिंग आपकी जोन, जिस जोन में आपका सिलेक्शन होगा वहाँ पे सेंटर्स के बने होते हैं, वहाँ पे होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक 5 वीक की होती है ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है केवल 2 वीक की, और उसके बाद एक ट्रेनिंग आपकी होती है 1 वीक की, और ये साथ में होती है, ठीक है। और कई जगह मैंने ये भी सुना है कि ट्रेनिंग आपकी कभी कभी स्टार्टिंग में करवा ली जाती है और कभी कभी कुछ दिनों के बाद में करवाई जाती है, ठीक है। अब जो 5 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है इसमें आपको इंडक्शन आपका समझाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से टैक्सेस होते हैं, ठीक है। टैक्सेस आपको पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि देखिए आप तो ग्रेजुएशन करके गए होते हो, आपको कुछ भी नहीं पता होता है, आप तो सीधे आपने पेपर निकाला, आप डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच गए। अब आपको डिपार्टमेंट के अंदर क्या काम करना है वो सब काम आपको इस 5 महीने की ट्रेनिंग में, 5 सप्ताह की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। आप जब डिपार्टमेंट में, आपको जो भी डिपार्टमेंट अंदर मिलेगा जाके उसमें किस तरीके से आपको काम करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। आपको सारे एक्ट सिखाए जाते हैं, ठीक है। आपको रूल्स सिखाए जाते हैं किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको डील करना है, क्या क्या आपके राइट्स हैं, ठीक है। जब आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाते हो तो क्या क्या आपके राइट, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब 2 वीक्स की ट्रेनिंग जो आपकी होती है वो आपकी CISF में होती है, जिसमें आपको वेपन्स वगैरह यूज़ करना सिखाया जाता है। आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको ताइक्वांडो वगैरह, कराटे वगैरह भी जो हल्का हल्का सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चैंपियन बन जाओगे वहाँ पर, ठीक है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हल्का हल्का आइडिया दिया जाता है, आपको फिट किया जाता है कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर हो, जब भी आप फील्ड पे जाओ तो आप एकदम से कमज़ोर ना दिखो, ठीक है, थोड़ा सा इंस्पेक्टर वाला फील आए आपको। और 1 वीक की जो लास्ट ट्रेनिंग आपकी होती है उसमें आपको GST के बारे में समझाया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पढ़ा है तो उसमें GST के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेनिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। सैलरी की देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी देखिए मोस्टली जॉब में लगभग सेम मिलता है, 60 to 65 आजकल इन हैंड मिल रहा है। बीच में आपको कुछ 62K या 62.5 के समथिंग आपको इन हैंड सैलरी आपको लगभग मिल जाती है, ठीक है। जब आप अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। और वो जो सैलरी होती है वो वैरी करती रहती है, TA DA वगैरह पे वैरी करती रहती है। अभी DA जैसे 17% है, 21% जब आपका मिलने लगेगा, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से नहीं मिल रहा है जहाँ तक मुझे पता है, तो फिर आपकी सैलरी 2,000-2,500 रुपये और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। 65 के अप्रॉक्स आपको मिलने लगेगा, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या ट्रांसफ़र्स होते हैं, तो ट्रांसफ़र्स के बारे में मैंने पढ़ा है, ठीक है। एक्साइज डिपार्टमेंट के ट्रांसफ़र थोड़े से हाई कर दिए गए, मतलब ट्रांसफ़र मिलना उतना आसान नहीं रहा है, ठीक है। माना कि आप जब जॉब करना स्टार्ट करते हो उसके 2 साल बाद आपका राइट होता है कि आप अप्लाई कर सकते हो ट्रांसफ़र के लिए, बट कई वीडियोस मैंने देखे हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको एकदम से ट्रांसफ़र नहीं मिलता है। 4 से 4.5 साल लगभग लग जाते हैं आपको ट्रांसफ़र लेने में, ठीक है। 3 से 3.5 साल में क्या होता है कि आपको अपने जोन में
आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वो डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है, आपके जोन में आपको दूसरे ऑफिस में बैठा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको जोन का ट्रांसफ़र चाहिए, मतलब आप किसी और जोन में हैं और आपको किसी और जोन में चाहिए, तो फिर आपको 4 से 4.5 साल तक का वेट आपको करना पड़ेगा। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना ही करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपको किस जोन में ट्रांसफ़र चाहिए और वहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। तो चीज़ें कई चीज़ों पर तरीके से डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ लगभग वो 90% सही होता है, 10% डिपेंड करता है। जब आप डिपार्टमेंट में जाते हो तब आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफ़र होता है वो सीनियरिटी बेसिस पे होता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा सीनियर हो तो उन चीज़ों पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। और जब आप ट्रांसफ़र लेते हो तो आपकी जो सीनियरिटी है वो लूज़ हो जाती है। सॉरी, ट्रांसफ़र सीनियरिटी बेसिस पर वो नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे मान लीजिए 2 साल 3 साल आपने तरीके से मान लीजिए जॉब करी कहीं पे, और आपने अपना जोन चेंज कर दिया, तो जब आपका जोन चेंज किया जाएगा, आपको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, तो फिर आप एक तरीके से यहाँ पे आप एक तरीके से न्यू जॉइनी से तरीके से आपसे रिएक्ट किया जाएगा। मतलब आप फिर 3 साल आप सीनियर नहीं माने जाओगे। आप ये कह सकते हो आप अपनी सीनियरिटी को लूज़ कर देते हो, ठीक है। तो आप सीनियर नहीं माने जाओगे। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ऐसे एक तरीके से स्टार्ट करोगे जैसे आपने नई नई जॉब स्टार्ट करी है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग लाइफ में चाहते हैं उनको प्रमोशंस जल्दी मिले, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट में प्रमोशन स्लो हैं, ये एकदम कंफर्म है। कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो इसके जो प्रमोशंस होते हैं वो ऑलरेडी स्लो होते हैं। और आप अगर जोन को चेंज कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो अगर आप थोड़ा भी कंफर्टेबल हो तो आप कहीं ना कहीं जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे करते रहो, ठीक है। इसके अलावा देखिए और बात करते हैं हम लोग, और आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है प्रमोशंस किस तरीके से। जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि प्रमोशंस में स्लो हैं, सबसे पहले आप क्या बनते हो, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हो। एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए आप, ठीक है। उसके बाद में कहा जाता है कम से कम 8 से 10 साल, ठीक है। और ये भी सीनियरिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने सीनियर हो, क्योंकि आपसे भी कई लोग सीनियर होंगे जब आप वहाँ पर पहुँचोगे। तो सीनियरिटी बेसिस पे ये आपके प्रमोशंस किए जाते हैं। उसके बाद आप सुपरिटेंडेंट बनाए जाते हो, जो कि एक गस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं इस डिपार्टमेंट में प्रमोशंस लो हैं। 8 से 10 साल में आप सुपरिटेंडेंट बन रहे हो, गस्टेड बन रहे हो, जब अदर डिपार्टमेंट जैसे लाइक इनकम टैक्स या CSS में आप 5 से 6 साल में या 4 से 5 साल में ही आप गस्टेड बन जाते हो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा प्रमोशंस आपके स्लो हैं, ठीक है। उसके बाद में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हो, ठीक है। और यहीं तक मोस्टली लोग जाते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि यहीं से आप रिटायर होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये UPSC कैडर की जॉब है, इसका मतलब जब आप UPSC क्लियर करोगे तो आप सीधे ये बनाए जाते हो, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा कम प्रमोशंस है। ऐसा नहीं है इसके बाद प्रमोशंस नहीं होते, आपके काम के हिसाब से, आपके सीनियरिटी के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है, कई चीज़ों के हिसाब से आप इसके ऊपर भी बन सकते हो। आप डिप्यूटी कमिश्नर बन सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कम एज में लगे हो और आपने बहुत अच्छा काम किया डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो आप सबसे लास्ट में जॉइंट कमिश्नर तक जा सकते हो इसमें, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब मुझे बताना है क्योंकि इसके हाईएस्ट प्रमोशंस के बारे में, तो आप जॉइंट कमिश्नर तक जा सकते हो। तो आपको मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में, और काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। सोशल रिस्पेक्ट बढ़िया है इसमें, हर चीज़ बढ़िया है, ठीक है। और 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ग्रुप B की जॉब है, फिजिकल मैंने बता दिया है, मेडिकल मैंने बता दिया है, ठीक है। और आपके मार्क्स देखिए अगर इस लेवल में आते हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर का जाता है कट ऑफ, तो फिर आप ऑडिटर से मुझे लगता है बेस्ट है कि आप इसको ले लो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वर्दी मिल रही है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो सोशल रिस्पेक्ट तगड़ा होता है, आपके कनेक्शंस बढ़िया होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जॉब इतनी भी बेकार नहीं है, काफ़ी अच्छी जॉब है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।